अथा तो भौतिकी जिज्ञासा, आओ हम फिजिक्स की जिज्ञासा करें। हमने अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में देखा कि वे अपने साथ में एनर्जी कंटेन करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनकी इंटेंसिटी होती है, उनके पास में मोमेंटम होता है, दे कैन अप्लाई फोर्स ऑन सम मटेरियल, उनके पास प्रेशर अप्लाई करने की ताकत होती है। तो ओवरऑल इस सभी टॉपिक्स को देखने के बाद में अब आपका एक टॉपिक बनता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपगेट होने के लिए, चलने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। अब देख लो ना, सन से आने वाली जो सनरेज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो हैं। तो अर्थ और सन के बीच में क्या कोई मटेरियल मीडियम है? नहीं है ना, तो भी वे चल करके प्रोपगेट होकर के आती है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं। तो उनके ऑसिलेशन के लिए यहाँ पर कोई मटेरियल का, किसी पार्टिकल की आवश्यकता नहीं है कि वो और ऑसिलेट होगा और एनर्जी आगे बढ़ेगी, है ना। तो स्पेस में इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करता है, स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर वेरिंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे को बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, उनको प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो उसका जो स्पीड है ना, वो लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरी प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग होती हैं और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से बनी होती हैं। अब यहाँ पर सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब ये है कि एक बार चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाए तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, और जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड बना देगा, और इस तरह से वो एक दूसरे को ऑसिलेट करवाते हुए, एक दूसरे को बनाते हुए ऑसिलेशन की कंडीशन में इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये बात तो हमने मैक्सवेल रूल में देख ली पहले ही कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर उसमें चेंज आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है। एक और प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होती है चेंज होने की, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के चेंज होने की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की डायरेक्शन, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको जो फिगर है उसमें बता रखा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स एक्सिस में ऑसिलेट करता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो वैल्यू है वो जेड एक्सिस पर वेरी करता है। लेकिन खास बात यह है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के साथ इनका जो प्रोपोगेशन होता है, मतलब कि ये जो एनर्जी कैरी कर रहे होते हैं, ये जो एनर्जी आगे बढ़ती है वो इन दोनों के ही, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। इसीलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर मैं अगली प्रॉपर्टी बोलने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है ना, उसको हम कहते हैं ये लाइट वेक्टर है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है वही जवाबदार है, वही रिस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए। मतलब आपने जो ऑप्टिक्स में जो चीज़ें सब देखी है ना, चाहे वो किसी चीज़ का दिखना हो, चाहे वो पर्टिकुलर बिहेवियर हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और ख़ास करके यहाँ पर तो दिखने से मतलब है। तो ऑप्टिक्स में जो हमने जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट देखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, उसके लिए जो जिम्मेवार है ना वो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स चैप्टर्स में हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, तो दे कैन बी पोलराइज्ड, दे कैन बी रिफ्लेक्टेड, दे कैन बी रिफ्रैक्टेड एंड दे कैन बी डिफ्रैक्टेड। तो पोलराइजेशन होना, रिफ्लेक्शन होना, रिफ्रैक्शन होना, डिफ्रैक्शन होना, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी हैं, वो ऐसा करती हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना वो इंटरफियरेंस शो करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। हम ये सुपरपोजिशन को देख चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये कि सपोज अगर लाइट आ रही है
और आप इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दो या मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस से या इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रेजेंस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्लेक्ट नहीं होती, अपना पाथ चेंज नहीं करती, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। तो ये भी हम देख चुके हैं इसी चैप्टर के लेक्चर्स में से। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज है आगे सुनो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, उसको हम लोग c बताते हैं। तो c किसके बराबर है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस चैप्टर में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी, कि c इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन 0। μ0 क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगली प्रॉपर्टी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं तो वो किसके बराबर होती है, c के बराबर। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। तो ये c का वैल्यू किसके बराबर होता है, E0/B0 के बराबर होता है। ये भी हम इस चैप्टर में देख चुके हैं। E0 क्या है, E0 है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, और B0 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो 1/2 ε0 E0² के बराबर होती है, और वो किसके बराबर होती है, 1/2 1/μ0 B0² के बराबर होती है। अब यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो एनर्जी कैरी हो रही है, कंटेन हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बराबर बराबर की एनर्जी कंटेन कर रहे हैं। और अगर मैं केवल और केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी बात करूं तो वो कितनी होगी, तो वो इसकी आधी होगी, इसकी आधी होगी मतलब इसकी आधी होगी। आप चाहो तो ऐसे लिख लो 1/2/2 मतलब कि 1/4 ε0 E0²। और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी एनर्जी डेंसिटी है, इसका आधा कर लो 1/4 1/μ0 B0²। अगली प्रॉपर्टी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कितनी फाइंड आउट हुई 1/2 ε0 C E0², ये मिली हमको। अगली प्रॉपर्टी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो अगली प्रॉपर्टी है कि इट कैन अप्लाई प्रेशर, कितना प्रेशर अप्लाई कर सकती है, प्रेशर इज इक्वल टू इंटेंसिटी बाई C इज इक्वल टू 1/A चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर है उसको हम बताते हैं S से, S वेक्टर से। तो पॉइंटिंग वेक्टर कितना होता है, वो होता है 1/μ0 E×B वाट पर मीटर स्क्वायर, ये होता है पॉइंटिंग वेक्टर। अब ये पॉइंटिंग वेक्टर से क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये है कि अगर मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन देखूं तो मुझे पता चलता है कि वो वेक्टर E और वेक्टर B, इन दोनों की डायरेक्शंस का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है। इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, E×B करूं, तो हमारा जो राइट हैंड स्क्रू है वो घूम करके कहां जाएगा,
इस डायरेक्शन में जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है ये तो, ठीक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर हमको एनर्जी के फ्लो की डायरेक्शन, एनर्जी के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताता है पॉइंटिंग वेक्टर। अब पॉइंटिंग वेक्टर का डेफिनेशन भी सुन लो। जो पॉइंटिंग वेक्टर है, पॉइंटिंग वेक्टर इज एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। और पॉइंटिंग वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एट दैट पॉइंट। जो आपने स्पेक्ट्रम सुना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं कि सभी रेंज की जो वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या सभी फ्रीक्वेंसीज वाली, सभी रेंज की फ्रीक्वेंसीज वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको हमें ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनकी फ्रीक्वेंसीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो कि उनकी वेवलेंथ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जमा लेते हैं। तो उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब जो वेवलेंथ है, आप वेवलेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी तो कांस्टेंट मानी जाएगी फ्री स्पेस में, वो तो c के बराबर है ना। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो उस पर्टिकुलर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस पर्टिकुलर वेव के वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होती है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतना वेवलेंथ कम, और जितनी वेवलेंथ ज़्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी कम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द होल रेंज ऑफ वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब इसके बाद में जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर एक विजिबल रेंज होती है। विजिबल रेंज का मतलब ये एक ऐसी छोटी सी रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि जिस रेंज के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है ना, तो वो हमको अलग अलग कलर्स दिखाती हैं या हमको देखने के लिए वो जिम्मेवार बनती है। तो हम ये कहेंगे कि जो विजिबल रेंज है वो एक स्मॉल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है विच कैन बी सीन बाय अस। अब हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, उसका ग्रुपिंग करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं। तो किस आधार पर सेग्रीगेशन करते हैं? हम चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती हैं, प्रोडक्शन के आधार पर उनका सेग्रीगेशन कर सकते हैं। हम चाहे तो डिटेक्शन के आधार पर, कैसे कैसे हमको पता चलती है, डिटेक्शन के आधार पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सेग्रीगेशन कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ग्रुपिंग में हम लोग सबसे पहले देखते हैं रेडियो वेव्स। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 किलोहर्ट्ज से लेकर के 1000 मेगाहर्ट्ज तक होती हैं। रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो 0.3 मीटर से लेकर के 600 मीटर तक होता है। रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में आपने देखा ना। तो रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है रैपिड चेंज इन करंट इन एलसी सर्किट, इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट। और या तो आप है ना चार्ज को एक्सेलरेट करवाइए किसी कंडक्टिंग वायर में, तो भी जो रेडियो वेव है हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो रेडियो वेव्स हैं वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं और उनके यूजेस मतलब उनके एप्लीकेशंस भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि जिन रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी 530 किलोहर्ट्ज से लेकर के 1710 किलोहर्ट्ज तक होती है, तो उनका जो यूज़ होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में AM में यूज़ होता है। इसको हम लोग मीडियम वेव कहते हैं। अच्छा, जिन रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 54 मेगाहर्ट्ज तक होती है, तो उनको हम लोग AM बैंड में यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट वेव भी कहते हैं। जिन रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 890 मेगाहर्ट्ज तक होती है, उनको हम लोग टीवी जो टेलीविज़न टेलीकास्टिंग में जो टेलीविज़न के प्रोग्राम्स आते हैं उनके टेलीकास्टिंग में यूज़ करते हैं।
रेडियो वेव्स जो कि 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली रेंज की होती हैं, तो हम उनको एफएम एफएम मतलब कि मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यूज़ करते हैं। तो दे आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्टिंग। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड मतलब एफएम, आपने एफएम सुना है ना। अब जिन रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी 840 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 935 मेगाहर्ट्ज तक होती है, उनको हम लोग वॉइस कम्युनिकेशन सेल फोन में यूज़ करते हैं, जिनको हम लोग अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव भी कहते हैं, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का जो अगला ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं माइक्रोवेव्स। तो जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनका जो वेवलेंथ होता है वो 0.1 मीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक होता है, और जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव्स की वो फ्रीक्वेंसी 10⁹ हर्ट्ज से लेकर के 10⁻12 हर्ट्ज तक होती है। माइक्रोवेव्स का जो सोर्स होता है वो ओसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन कैविटी होता है। माइक्रोवेव्स का यूज़ क्या करते हैं, आपने वो माइक्रोवेव ओवन ऐसा नाम सुना है ना, वहाँ पर यूज़ होता है, राडार सिस्टम में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, कम्युनिकेशन बाय सेल फोन्स, आप लोग जो मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेशन करते हैं, माइक्रोवेव्स। एटॉमिक रिसर्चेज में इसका यूज़ होता है। और डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव क्या है, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। हम लोग वेव गाइड ट्यूब से भी माइक्रोवेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इंफ्रारेड वेव्स अगला ग्रुप किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जिनको हम इंफ्रारेड IR वेव्स कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर के 4.3 × 10⁻14 हर्ट्ज तक इनका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, और इनका जो वेवलेंथ का रेंज होता है वो 1 मिलीमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है। इंफ्रारेड वेव्स का जो प्रोडक्शन सोर्स है वो एक्साइटेशन ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल्स या एटम्स को एक्साइट करते हैं, तब इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस होती है। हॉट बॉडीज जो होती है ना वो भी इंफ्रारेड वेव्स का प्रोडक्शन करती हैं। जो हीट वेव्स होती हैं वो भी इंफ्रारेड वेव्स ही होती हैं। इनको डिटेक्ट करने के लिए हम बोलोमीटर का यूज़ करते हैं, थर्मोपाइल का यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड फोटोफिल्म का यूज़ करते हैं इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। इंफ्रारेड वेव्स का एप्लीकेशन क्या है, नाइट विजन डिवाइसेस को बनाने के लिए यूज़ होता है, मस्कुलर स्ट्रेन्स को दूर करने के लिए इनका यूज़ होता है, इंफ्रारेड रिमोट्स टू ऑपरेट टीवी, रेडियो, म्यूज़िक सिस्टम, ये सब के लिए है। ठीक है, आप जो म्यूज़िक सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए, चलाने के लिए, टीवी को चलाने के लिए जो यूज़ करते हो, वो जो आप उसको बोलते हो रिमोट है मेरे हाथ में ना, तो वहाँ पर जो जिस वेव का एप्लीकेशन है वो इंफ्रारेड वेव है। बाद हम बात करते हैं विजिबल लाइट के बारे में। जो विजिबल लाइट होती है तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है, और विजिबल लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 7.8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक ये रेंज होती है। ये रेंज होती वैसे दूसरे जो अदर ग्रुप्स हैं उनके मुकाबले छोटी होती है। अच्छा, और जो हम वेवलेंथ की बात करें तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर जो कि वायलेट की होती है, वायलेट कलर की होती है, और वहाँ से लेकर के 780 नैनोमीटर जो कि रेड कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है। विजिबल लाइट के बारे में हम इस लेक्चर के सबसे एंड में बात करते हैं। ग्रुप लेते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज, UV रेज। तो अल्ट्रा वायलेट जो रेज है ना, इस ग्रुप में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं तो इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 5 × 10⁻7 हर्ट्ज तक, और इनकी जो वेवलेंथ रेंज है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 0.6 नैनोमीटर तक होती है। अल्ट्रा वायलेट रेज का जो प्रोडक्शन सोर्स होता है वो सन है, कार्बन आर्क है, डिस्चार्ज ट्यूब है। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं ये जो लिविंग टिश्यूज़ हैं उनके लिए हार्मफुल होती हैं, जैसे हमारी स्किन के लिए भी हार्मफुल है। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं इनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है ग्लास के द्वारा,
अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ हम लोग करते हैं कि हम अगर अपने ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम बैक्टीरियाज बनाना चाहते हैं, बैक्टीरिया फ्री बनाना चाहते हैं, बैक्टीरियाज को किल करना चाहते हैं पानी के अंदर, तो हम पानी से अल्ट्रावायलेट रे पास करते हैं। हम स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की जब स्टरलाइजिंग करने की बात आती है तो वहाँ पर भी हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ करते हैं। अगर हमको इनविजिबल हैंडराइटिंग को डिटेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है या जो फिंगरप्रिंट है ना, उसका ऑपरेशन करने की, अब फिंगरप्रिंट का ऑपरेशन कर रहे हो सर, फिंगरप्रिंट का ऑपरेशन करने से मतलब कि फिंगरप्रिंट को प्रॉपरली एनालिसिस करना, तो उसके लिए जब आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर भी हम अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ होती हैं और बहुत सारे जो अलग अलग जो मेडिकल पर्पज़ हैं उनके लिए भी हम यूवी रेज का यूज़ करते हैं। एक्सरे, जो एक्सरेज ग्रुप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 10⁻17 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻20 हर्ट्ज तक इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। और यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो 10 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻⁻4 नैनोमीटर तक इनका वेवलेंथ का रेंज है। एक्सरेज का जो प्रोडक्शन सोर्स है वो बम्बार्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप एक हाईली एनर्जेटिक, जिसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन का आप बम्बार्डिंग करवाइए। किस पर करवाओगे? किसी एटम पर जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, ऐसे एटम पर करवा दो, तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा वो एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा। एक्सरे ट्यूब में भी प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज होता है। एक्सरेज का एप्लीकेशन क्या है? तो रेडियोथेरेपी, मेडिकल डायग्नोसिस, इसके लिए एक्सरेज का यूज़ होता है। स्किन डिजीज़ को क्योर करने के लिए, कैंसर को क्योर करने के लिए, ट्यूमर के लिए, इलाज के लिए इसका यूज़ होता है। किसका? एक्सरेज का। अगर बोन्स में फ्रैक्चर आ जाए, हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाए, तो एक्सरेज का यूज़ करते हैं। फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी में है ना, बॉडी के अलावा का पार्टिकल अगर शरीर के अंदर आ गया है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक्सरे का यूज़ होता है। अगर हम किसी मटेरियल में, किसी पाइप में, बड़े बड़े पाइप, लंबे लंबे पाइप होते हैं, अब अंदर घुस के कोई कैसे देखेगा कि यहाँ पर किसी तरह का कोई होल, लीकेज है या नहीं है? जब पाइप मैन्युफैक्चरिंग होते हैं इतने लंबे लंबे और बड़े बड़े, तो वहाँ पर हमको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं रह गया है ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए भी एक्सरेज का यूज़ होता है। बड़े बड़े कंटेनर्स आपने देखे होंगे, कंपनियों में भी यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर भी उनके जो लीकेज या जो कोई होल तो नहीं है उसमें, वो फाइंड आउट करने के लिए एक्सरेज का यूज़ होता है। गामा रेज, गामा रेज का जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 × 10⁸ हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻22 हर्ट्ज तक होता है। और गामा रेज का जो वेवलेंथ का रेंज है वो 10⁻10 मीटर से लेके और 10⁻14 मीटर तक होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेवलेंथ कितना कम है और फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। गामा रेज का प्रोडक्शन सोर्स कौन है? अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट से लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में जंप लगा के आता है, तो यहाँ पर वो कुछ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, बाहर एमिट करता है, तो ये गामा रेज होती हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो भी गामा रेज का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। गामा रेज के पास में हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। गामा रेज का एप्लीकेशन क्या है? मेडिकल पर्पस है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, अगर हमको एटॉमिक न्यूक्ली का स्ट्रक्चर पता करना है, उसका स्टडी करना है, तो हम लोग गामा रेज का यूज़ करते हैं। गामा रेज का यूज़ हम लोग फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी करते हैं। तो अपने वचन अनुसार अब हम बात करते हैं विजिबल लाइट की। तो विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 7.8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ का रेंज है वो 400 नैनोमीटर से लेके, जो कि वायलेट कलर का होता है, से लेकर के 780 नैनोमीटर, जो कि रेड कलर की लाइट का होता है, वहाँ तक होती है। अच्छा, अब ये जो विजिबल लाइट है इसके बारे में तो क्या कहना है, इसीलिए तो मैंने इसको लेक्चर के एंड में लिया है। आप खुद विजिबल लाइट का महत्व जानते हो। अगर आप मुझे देख पा रहे हो, आप इस सुंदर संसार को देख पा रहे हो, तो इस विजिबल लाइट के कारण ही देख पा रहे हो। विजिबल लाइट का जो प्रोडक्शन सोर्स है वो क्या है?
अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट को जंप करता है तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को रिलीज करता है, तो यहाँ पर विजिबल लाइट भी प्रोड्यूस होती है। आप विजिबल लाइट का डिटेक्शन कैसे करोगे, कैसे पता करोगे कि विजिबल लाइट यहाँ पर है? विजिबल लाइट मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ना। तो इसका बहुत आसान तरीका है, देख लो आपकी आंखें, है ना, मज़ेदार। तो आपकी जो आंखें हैं उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो विजिबल लाइट है कि नहीं। इसके अलावा फोटो सेल, फोटो फिल्म से भी डिटेक्ट होती हैं विजिबल लाइट। ये जो हमारी ह्यूमन आई है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है ग्रीन और येलो कलर के लिए। अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई के बारे में। तो ध्यान से इसका डेफिनेशन सुनिए। आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन भी देख सकते हैं, डेफिनेशन मैंने लिख दिया है कि सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई वो सेंसेशन ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड, सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस्ड, जो साइट का, साइट मतलब किसी ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं, है ना, उसका जो सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, ये सेंसेशन कहाँ होता है? हमारे अंदर होता है। तो सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस्ड फॉर गिवन पावर पर यूनिट एरिया ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ फॉलिंग ऑन आई, इसको कहते हैं हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई। तो इस डेफिनेशन में किन किन बातों की चर्चा है? साइट प्रोड्यूस्ड, सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस, है ना, साइट तो बाहर रखी है, हमारे शरीर के बाहर साइट है, वस्तु है, और उस वस्तु का सेंसेशन हमारे अंदर होता है, ठीक है। अब ये जो लाइट आ रही है उसको यूनिट एरिया में आना होगा, यूनिट एरिया में फॉल करना होगा, ठीक है। तो जो लाइट की जो पावर है वो यूनिट एरिया में फॉल कर रही है और वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट है। तो कहने का मतलब कि पर्टिकुलर पावर की जो विजिबल लाइट है वो हम तक पहुंच रही है, तो वो जो पर्टिकुलर पावर है पर यूनिट एरिया ले लो, तो उसके कारण जो सेंसेशन, एक्सपीरियंस जो हमारे अंदर प्रोड्यूस हुआ है किसी फिक्स पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट के कारण, तो उसको कहते हैं हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई। और सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई के लिए यहाँ पर हमने एक ग्राफ बना रखा है, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देखिए, रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई वर्सेस वेवलेंथ। तो यहाँ पर देखो जी और वाई ऐसा सिंबल दे रखा है ना। यहाँ पर रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ग्रीन कलर और ग्रीन कलर एंड येलो कलर, वाई फॉर येलो, तो वो सबसे ज़्यादा बता रखा है। डॉटेड लाइन देखिए पीक ऑफ द कर्व को टच कर रही है। तो यहाँ पर कौन सा कलर ज़्यादा सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करता है हमारे अंदर आंखों में, उसकी चर्चा बता रखी है। तो बच्चों ये जो मैंने आपको अलग अलग ग्रुप्स जो बताए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ये जो ग्रुप्स हैं इसमें हम स्पेक्ट्रम में, आप इन सभी ग्रुप्स को लिख लीजिए, सभी की रेंजेस लिख लीजिए। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सब आप सबकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर या नीचे, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के आगे या पीछे की जितने भी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हैं वो ये हैं, इस ग्रुप की हैं या उस ग्रुप की है। मतलब ये हुआ कि मैंने आपको जो रेंजेस बताई है ना, वो रेंजेस मैंने लगभग रेंजेस बताई हैं। तो अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है कि वो ये फाइंड आउट कर पाया हो कि ये पर्टिकुलर बाउंड्री लाइन के बाद जो भी ये आ रहा है वो इस ग्रुप का है ना। तो यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं है, यहाँ पर एक एवरेज रेंज बता रखी है, लगभग एक रेंज बता रखी है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए सूचना, जो बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वे मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स को मंगवा करके जब मेरे वीडियो लेक्चर सुनते हैं तो उन नोट्स को ओपन करके सुनते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं वे मेरे द्वारा आप लोगों के लिए जो मैंने नोट्स मैन्युफैक्चर किए हैं उन्हें मंगवा सकते हैं। आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है, आपको केवल मैसेज भेज देना है। तो बच्चों आज की जो फिजिक्स की चर्चा है यहाँ पर पूरी होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों।